बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। और उसमें जो पहली टॉपिक की बात मैं करूंगा वो प्रोडक्शन के बारे में करूंगा, यानी प्रोडक्शन कैसे कोई कंपनी स्टेब्लिश करेंगे आप ना। तो उसमें मैं साथ ही साथ उसमें बात करूंगा टाइप्स ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी के प्रकार। पूंजी यानी पैसा कितने प्रकार के होते हैं ना, पूंजी के प्रकार में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा उसमें ये ग्रोथ, समृद्धि एंड विकास में क्या डिफरेंस है, यानी इंग्लिश में बोले समृद्धि को ग्रोथ एंड विकास यानी डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आपको एलिब्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बताने को समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ मैं आपने अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सुना होगा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया ना, जीडीपी स्लो डाउन हो गई, क्या उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन आ गया, या फिर रिसेशन आ गया, मंदी आ गई अर्थव्यवस्था में ना। उसके बाद डिप्रेशन अवसाद हो गया, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में आ गया था 2024 के आसपास ना। तो इन सब के टर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एलोबरेट करूंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जो मेरा चैनल है तबरेज अहमद नाम से चैनल है, मैं इस पर टोटली एडिट टेक्निकल टॉपिक बताता हूँ, है ना। चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे साइंस एंड टेक से हो, चाहे जियोग्राफी हो, है ना, चाहे इकोनॉमी हो। तो जहाँ चाहे है ना, हर एक सेक्टर से मैं टॉपिक को पिकअप करता हूँ ना, और उसको एलिब्रेट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत से लोगों को जो थोड़ा सा कम पढ़े हैं वो, उनको शायद बहुत सी चीजें मेरी समझ में ना आए ना। तो मेरे टॉपिक समझने से पहले थोड़ा सा उन लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। जो अगर बाकी अगर लगता है कि आप समझ सकते हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। और एजुकेशन इल्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा गरजेगा ना। तो मैं सभी से कहता हूँ कि सभी लोग एजुकेशन ग्रहण करने की, तालीम लेने की कोशिश करें, हाई लेवल की तालीम लेना। इससे स्किल डेवलपमेंट होता है। मतलब नौकरी का मतलब यह नहीं होना जैसे कि हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब यह नहीं होता हमें सरकारी नौकरी ही मिल जाए। ये टोटल कॉन्सेप्ट गलत है। मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। पढ़ाई इसलिए जाता है या पढ़ाया इसलिए जाता है कि बच्चे का दिमाग ग्रोथ और डेवलपमेंट, सोचने का स्तर, समाज में बात करने का स्तर अच्छा हो जाए, इसलिए पढ़ा जाता है ना। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। उसमें पहले मैं बताता हूँ प्रोडक्शन। मान लीजिए किसी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, कोई कंपनी बनानी है ना, तो उत्पादन के लिए आपको पे क्या होना चाहिए ना, ये बताइए। उत्पादन, मान लीजिए आपको उत्पादन प्रोडक्शन करनी है कोई कंपनी बनाकर, तो सपोज दैट आप उत्पादन कर रहे हैं बॉटल की, ये बॉटल आपके सामने है, बॉटल ना। आपको इसका उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको घड़ी बनानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, घड़ी ना। तो सबसे पहले बात प्रोडक्शन के लिए होता है एक एक मालिक हो ना, ऑनर हो, दो तीन लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी मालिक हो, ऑनर, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी हो, उसके पास क्या होना चाहिए, पैसा हो, क्या कैपिटल हो, पूंजी हो उसके पास ना। प्लस उसके पास पूंजी के साथ साथ भाई पैसा रहेगा तब वो लैंड खरीदेगा, लैंड यानी जमीन खरीदेगा, तब ना आप कंपनी स्टेब्लिश करोगे, मशीन लाओगे वगैरह ना। प्लस उसके बाद लेबर हो, मजदूर हो, और प्लस मजदूर को देने के लिए वेजेस हो ना, पैसा वगैरह हो ना। तो मैंने प्रोडक्शन के लिए मैंने क्या बताया, मेनली एक एंटरप्रेन्योर हो, प्लस उसके पास कैपिटल हो, दूसरा तीसरा उसके पास लैंड जमीन हो, प्लस उसके बाद लेबर हो ना। तब जाके आप किसी चीज का उत्पादन प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको बोतल का उत्पादन करना है ना, बोतल को उत्पादन करना है, या आपको चिप्स के पैकेट बनाना है, उत्पादन करना है, कार बनानी है, घड़ी बनाना है, कपड़ा बनाना है ना, या ये झंडा बनाना है, तिरंगा झंडा, जो भी बनाना है। तो इसके लिए मैंने जो चार चीजें बताई प्रोडक्शन के लिए वो जरूरी है, एंटरप्रेन्योर प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल के बाद मैंने क्या बताया, लैंड प्लस लेबर ना। अब मैं बात करूंगा आपसे कैपिटल। सपोज दैट आपने कंपनी स्टेब्लिश करनी है तो आपके पास पहले से कैपिटल है, पूंजी है, पैसे है ना। तो अब मान लीजिए आपने पहले से सेविंग कर रखी है अपने, प्लस अब मान लीजिए आपको और पूंजी की जरूरत है तो आप कहाँ से लेंगे, आप बैंक से लेंगे ना, या बैंक में पहले से उसको ले सकते हैं सेविंग के रूप में जो है, या घर पे रखे हैं और साथ ही नहीं है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। प्लस और पैसा आप कहाँ से उठा सकते हैं, मान लीजिए और जरूरत है तो आप कहाँ से उठाएंगे बताइए। तो आप रिश्तेदार से मांगेंगे, दोस्त से मांगेंगे, रिश्तेदार तो बेसिकली देगा नहीं, ये तो क्लियर है कि रिश्तेदार देता, आम तौर पे रिश्तेदार नहीं देते हैं पैसा, है ना, आमतौर पे। तो आप कहाँ से उठाएंगे पैसे, फिर आप पैसे उठाएंगे शेयर मार्केट से उठाएंगे ना, शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसे उठाए जाते हैं, एक होता है पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर ना। तो पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर में क्या होता है
कि हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं ना, शेयर खरीदते हैं, पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टमेंट, हम उसमें पार्टिसिपेट किया है ना। तो मान लीजिए किसी शेयर को हमने खरीदा, है ना, खरीदा, तो अब मान लीजिए कि अगर वो उसमें फायदा हुआ तो हमें लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा ना। अगर घाटा हुआ तो हमें फिर घाटा भी सहना पड़ेगा ना। पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर में ये है कि हमें अगर लाभ हुआ तो फायदा मिलेगा, घाटा हुआ तो घाटा सहना पड़ेगा ना। और दूसरा तरीका ये है नॉन पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर का। हाँ, उसमें क्या होता है, हमें भैया लाभ नहीं चाहिए, डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें फायदे के रूप में इंटरेस्ट चाहिए, बैंक की तरह। आपका भले घाटा हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट किसी कोई कंपनी है जो शेयर मार्केट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड, उसको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए ना। तो वो मान लीजिए कि आपसे मांगा, भैया हमें 10 लाख दे दो, 5 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ दे दो। तो बदले में कहेंगे ठीक है, मैं 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी एग्रीमेंट होगा आपने कमिट किया, 3 साल के, सपोज दैट 3 साल बाद हमें आप मेरा ये 3 करोड़ दोगे, और 3 साल तक 1 करोड़ का जो भी है उसका जो इंटरेस्ट बनेगा, आप इंटरेस्ट भी दोगे ना। तो ये है नॉन पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर। तो उस पर क्या होगा, जब ये आप नॉन पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर के साथ जब 3 लाख या 1 करोड़ जो भी दे रहे हैं, तो उसको एक कागज पे लिखेंगे, तो उस कागज को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं ना, टेक्निकल रूप में बॉन्ड। अगर मान लीजिए कि इन केस मान लीजिए आपका वो जो कंपनी वाले जिसने आपसे आपसे पैसे लिया, वो पैसा नहीं दे रहा, तो उस बॉन्ड को लेके कहाँ जाएंगे, सेबी के पास। सेबी के पास क्लेम करेंगे, सेबी दिलवाएगी ना, सिक्योरिटी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना। ये हुआ, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दी। अब मैं बताऊंगा आपको और टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होते हैं, यानी पूंजी के प्रकार। पूंजी के प्रकार भी जान लीजिए, पूंजी के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो पूंजी के प्रकार में मेनली जो पहला है, आई थिंक 6 प्रकार के बताऊंगा, 6 टाइप्स बताऊंगा। और उसमें जो पहला मैं बताने वाला हूँ वो है रिस्क कैपिटल, जोखिम पूंजी। जोखिम पूंजी जानते क्या होता है, मान लीजिए सबसे आप कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले, बनाने, खड़ी करने वाले, स्थापित करने वाले, स्टेब्लिश करने वाले, तो उसमें जो पूंजी लगाई जाती है, जब कोई नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, या बोतल की कंपनी हुई या घड़ी की कंपनी, तो उसमें जो पूंजी लगाई जाती है शुरुआत में, तो उसको रिस्क कैपिटल, जोखिम कैपिटल कहते हैं। रिस्क कैपिटल क्यों कह रहे हैं, जोखिम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि कहीं कंपनी, बॉटल कंपनी लगाए, कहीं बार चला नहीं, कंपनी बंद हो गई ना, इसीलिए उसको रिस्क कैपिटल कहते हैं ना। और एक इंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी के पास रिस्क रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेगा तो वो कंपनी स्टेब्लिश नहीं कर सकता ना। तो उस हिसाब से उसके पास उसका पूंजी कैपिटल का स्टॉक अपना होना चाहिए, ताकि वो घाटा भी हो, अगर नहीं भी चल पाए तो वो सह सके ना। अब दूसरा होता है पेड अप कैपिटल। अब पूंजी के प्रकार में दूसरा मैं बता रहा हूँ, पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी। ऐसी पूंजी जो किसी बैंक, मान ली कोई आप बैंक खोलना चाहते हैं, तो किसी बैंक को खोलने के लिए जो पूंजी पहली बार लगाई जाती है, उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं, है ना। पेड अप कैपिटल इसको कहते हैं, ठीक। अब आप जान लीजिए शेड्यूल बैंक, शेड्यूल पेड अप में बैंक का नाम आ गया, तो मैं शेड्यूल बैंक के बना। शेड्यूल बैंक में मेनली 2 होते हैं, एक कमर्शियल बैंक होते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सहकारी बैंक, है ना। तो सहकारी बैंक में आपने देखा होगा शहरी सहकारी बैंक, है ना। और दूसरा देखा होगा ग्रामीण सहकारी बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब आप कमर्शियल बैंक में आ जाएंगे, तो कमर्शियल बैंक में आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक का। पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जैसे कि देख सकते हैं एसबीआई, फिर दूसरा अदर नेशनलाइज बैंक में आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप जैसे ये देखेंगे एचडीएफसी हो गया ना, एचडीएफसी हो गया, आईसीआई वगैरह हो गया, ये हो गया ना प्राइवेट बैंक में। अब इंडियन एचडीएफसी, आईसीआई, ये इंडियन बैंक में, प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन बैंक में आप देखेंगे सिटी बैंक, सिटी बैंक वगैरह हो गया ना, ये कौन फॉरेन बैंक है ना, ये हुआ। उसके बाद आप देखे होंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक ना। ये हुआ बैंक के टाइप्स, बैंक के प्रकार। मैंने आप जब ये पेड अप कैपिटल में बताया, उसमें बैंक आया, तो इस वजह से मुझे लगा इसको भी एलोबरेट करना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि बैंक के कितने प्रकार होते हैं, कैसे टाइप्स होते हैं ना। तो आई थिंक जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। फिर तीसरा टाइप्स ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताया रिस्क कैपिटल, है ना, जोखिम पूंजी। दूसरा पेड अप प्रदत्त पूंजी बताई। अब तीसरा मैं बताता हूँ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, ये भी किसी कंपनी के स्टार्ट में, शुरुआत में लगाई हुई पूंजी को हम लोग वेंचर कैपिटल कहते हैं। अब
अब आप ये कहेंगे हमसे कि अभी आपने बताया जोखिम पूंजी, उसमें बताया था किसी कंपनी के स्टार्ट में जो पहले पहली पूंजी लगाई जाती है उसे रिस्क कैपिटल कहते हैं। फिर यहाँ पे आप भी ये कह रहे हैं कि किसी कंपनी को आप लगा रहे हैं साहब वेंचर कैपिटल में, वो भी वेंचर कैपिटल हो गया। तो नहीं, वेंचर कैपिटल में ये मेनली है कि जब आप कोई नई कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं और वो नई कंपनी नई आइडिया नई विचार से खोली गई है, तो उसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। जैसे कि एक कंपनी है ओयो, ओयो ने क्या किया, ओयो कंपनी आई, उसने जैसे कि जगह जगह होटल्स वगैरह थे ना, तो अब उसने ओयो ने क्या किया, एक ऐप बना दिया। अब क्या हुआ, ऐप में जाकर मान लीजिए हम वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, महाराष्ट्र में कहीं भी है सपोज दैट, तो हम क्या कर रहे हैं, ओयो से देखकर भाई इस एरिया में कौन कौन से होटल है, कहाँ कहाँ है, कितना चार्ज वगैरह, ओयो ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या था, नई आइडिया नई विचार था। फेसबुक आप देख लीजिए, नए विचारों से ना ना फेसबुक हुआ, ओला वगैरह हुआ, है ना, ओला वगैरह हुआ, है ना, ये सब क्या है, वेंचर कैपिटल ना। अगर इसी वेंचर कैपिटल में कोई अलग से पूंजी लगा देता है तो उसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं ना। अब मैं कैपिटल के रेंज में चौथे चौथे नंबर की बताना, टाइप ऑफ कैपिटल में जो चौथा नंबर है उसकी मैं बात करता हूँ, वो है वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी। ऐसी पूंजी जिसका उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोडक्शन की प्रक्रिया में केवल एक बार ही प्रयोग हो, ऐसी पूंजी। जैसे आप सपोज है, जैसे आप लीजिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मान लीजिए बॉटल बनाने के लिए आपने लिया स्टील वगैरह प्लास्टिक जो भी लिया है, घड़ी बनाने के लिए जो भी आपको चिप्स वगैरह स्टिक, तो अब एक घड़ी बनाएंगे तो उसमें एक ही चिप्स लगेगा, एक ही, तो उत्पादन की प्रक्रिया में कितनी बार प्रयोग हुआ, एक बार हुआ ना। ये हुआ वर्किंग पूंजी यानी कार्यशील पूंजी। अब मैं बात करता हूँ आपसे फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी पूंजी क्या होती है, जब उत्पादन की प्रक्रिया में उसका कई बार प्रयोग हुआ, कई बार प्रयोग हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। पचवा की बता रहा हूँ, 5वां नंबर का फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थिर पूंजी। इसमें क्या, उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसी पूंजी जिसका उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोसेस में कई बार यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है ना, उपयोग हो रहा है, ये कह सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीन ले ली, अब मशीन ले ली, उसका उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोसेस में कई बार प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए कोई मैंने मशीन ली है, सपोज दैट, अब उस मशीन के अंदर मैंने प्लास्टिक डाला, वो बोतल बना के दे रही है, 1 बोतल 2 बोतल 10 बोतल 100 बोतल ना, है ना। ये ऐसी मशीन टाइप में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये चीज है ना। अब 6वें नंबर की बात आती है टाइप्स ऑफ कैपिटल में। 6वां नंबर का जो कैपिटल है वो है कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण ना, अब पूंजी कैपिटल फॉर्मेशन में ये होता है कि पूंजी निर्माण, इसमें इसके 2 एलिमेंट्स है, बचत और निवेश, है ना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी देश की पूंजी निर्माण दर अच्छी है तो स्वाभाविक से पूंजी निर्माण दर अच्छी है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास बहुत अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा होगा। जब आपका पूंजी निर्माण दर अच्छा है, बेहतर होगा तो ना, तो वो देश तरक्कियात करता है, वो देश डेवलपमेंट करता है, या वो घर के स्तर पर वो घर डेवलपमेंट करता है। मान लीजिए कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण में, मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी हैं या मान लीजिए बिजनेसमैन है, आप 10 लाख रुपया कमाए, सपोज दैट आपने उसको सेविंग किया, बचत किया, उसको खर्च नहीं किया ना, अब उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, 10 लाख 20 लाख हर महीने आ रहा है, 10 लाख 20 10 10 10 लाख से जोड़ लीजिए, आप सेविंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर हर ना अगर 1 लाख भी आ रहा है, 50,000 भी आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, हर महीने का अपना बच रहा है उसको जुटा रहे यानी सेविंग कर रहे हैं। अब उसको, अब जब वो करोड़ रुपया हो गया या लाखों रुपया, तो अब उसका निवेश कर दिए, स्कूल बना दिया, है ना। उसमें क्या होता है, पैसे से पैसा बनाना होता है। स्कूल बना दिया, जब स्कूल बना दिया तो स्कूल से भी पैसे कमाने लगे, कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी, उससे पैसे आने लगे ना। कोई पार्क बना दिया ना, कोई रेस्टोरेंट बना दिया, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पैसे से पैसा बन रहा है। ये किसी भी देश या किसी भी घर के लिए कैपिटल फॉर्मेशन या विकास के लिए, किसी भी देश या के लिए विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, घर के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए सबसे अच्छी चीज है कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की होगी इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अब मैं टॉपिक के दूसरे हिस्से की बात मैं करता हूँ। मैंने आपसे ये बोला था, मैं ये बताऊंगा समृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है ना। टॉपिक के दूसरा हिस्सा है समृद्धि और विकास। अब इंग्लिश में बोले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी समृद्धि को क्या बोलेंगे, ग्रोथ, और विकास को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। तो समृद्धि के बारे में हम पहले बताते हैं। देखिए समृद्धि क्या है, समृद्धि यानी ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, संकीर्ण कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है। नैरो में क्या है, मतलब नैरो कॉन्सेप्ट है ना, छोटा, संकीर्ण कह सकते हैं, नैरो कह सकते हैं, है ना। तो
इसमें जो ग्रोथ होता है, इसमें मेनली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, नहीं इनकम। इसमें इनकम क्या, इनकम अच्छा है तो भाई ग्रोथ अच्छा है ना। इनकम मेनली इसमें इनकम को लिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिया जाता है ना। ठीक ठीक। तो अब मान लीजिए इसमें इसमें ठीक है, ये मैंने जो बता दी, जैसे कि आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया, आपने देखा होगा दुबई, इन लोगों के पास क्या है, इनकम अच्छा है। क्या है, मैंने बताया इनकम इन लोगों के पास अच्छा है, लेकिन लेकिन डेवलपमेंट नहीं है इनके पास। इनकम अच्छा है, ये अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, ये होता है समृद्धि ना। लेकिन है ना, ठीक। अब मैं टॉपिक अब इसी समृद्धि मैंने बताया, अब डेवलपमेंट में इसके मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में। अब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, डेवलपमेंट जो बात करता है वो बात करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी समृद्धि का इनकम, इनकम प्लस एजुकेशन। एजुकेशन जैसे आप मान लीजिए कि अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप इन लोगों के पास भी पैसा है, अमेरिका यूरोप वगैरह के पास पैसा है, लेकिन ना ये लोग भी अच्छे से रह रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके पास एजुकेशन है। एजुकेशन जो कि समृद्धि में सऊदी अरब, दुबई, कतर के पास नहीं है ना। तो ये लोग मिसाइल्स वगैरह नहीं बना पाते, सैटेलाइट्स नहीं बना सकते, ड्रोन नहीं बना पाते। तो इनके पास क्या है, अमेरिका वगैरह विकास डेवलपमेंट, इनके पास इनकम के साथ साथ क्या है, मैंने ये बताया क्या, इनकम के साथ साथ एजुकेशन है। तो ये क्या अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका यही नहीं कर रहा है कि भाई एजुकेशन है, स्किल है, वो ड्रोन बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, कृषि के लिए मशीनें बना रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ डेवलपमेंट। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो समृद्धि, ग्रोथ नहीं, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए किसी भी मनुष्य का होना चाहिए डेवलपमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान को अगर ग्रोथ करना है, सुपर पावर बनना है, तो हमें समृद्धि नहीं, हमें डेवलपमेंट की ओर जाना, चलो विकास की ओर। यानी इनकम के साथ साथ हमारे जो युवा हैं, जो हमारे लोग हैं, आवाम है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, अच्छा हो, तालीम अच्छा हो, स्किल खुले। यही मैंने आपसे शुरू में एक बात मैंने कही होगी कि पढ़ा इसलिए नहीं जाता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर देखा जाए बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, कोई जरूरी है, हर एक देश में सरकारी एक लिमिटेड होता है, लेकिन पढ़ा इसलिए जाता है, तालीम इसलिए जाता है ताकि दिमाग खुल जाए। जब दिमाग खुल जाएगा तो आप मान लीजिए कि नहीं सरकारी, आप कोई बिजनेसमैन बनते हैं, पूंजी आप पैसे से कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिया ना, जैसे एलन मस्क वगैरह देख लीजिए, मार्क जुबरबर्ग मेटा का देख लीजिए ना, फेसबुक इंस्टा वगैरह बनाए पड़े हैं ना। तो ये चीज, तो समृद्धि में क्या है, सऊदी अरब वगैरह डेवलपमेंट है, क्या है, इनकम है भाई, रह रहे हैं अच्छे से, खा पी रहे हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, देखिए ईरान, अभी अमेरिका अमेरिका इनका सुरक्षा की गारंटी लिया हुआ है ना। ईरान ने अटैक किया, सऊदीया है, दुबई है, कतर है, यूएई है, ये बचाव कर पा रहे नहीं, अमेरिका से कह रहे भैया हमें बचाओ ना। जबकि ईरान क्या है, ईरान के पास दोनों है, इनकम है, हालांकि इनकम में थोड़ा सी कमी है इनके, लेकिन फिर भी मान सकते हैं इनकम है, प्लस उसके बाद एजुकेशन है, तभी वो खुद का देखिए ड्रोन बना ले रहा है ना, शाहिद ड्रोन, फतह मिसाइल, खैबर मिसाइल ना, उसके बाद क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल था, फतह और खैबर वगैरह, और इमाद मिसाइल, और जो आप देखेंगे क्रूज मिसाइल है मेहदी, कौसर, ये उसका क्रूज मिसाइल है। ड्रोन में देखिए अबाबिल ड्रोन है, शाहिद ड्रोन, जिसने अमेरिकन के मिसाइल्स वगैरह को, करोड़ों करोड़ के मिसाइल को, जबकि लाखों के मिसाइल ने तबाह कर दिया ना, प्लस में चला गया। तो इसी वजह से मेरा ये कहना है कि आप लोग ग्रोथ की तरफ ना, आप लोग डेवलपमेंट की तरफ जाए, है ना, डेवलपमेंट की तरफ जाए, ताकि आपके पास इनकम के साथ साथ आपका दिमाग अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, तालीम हो, ताकि आप छोटी छोटी बातों में लड़े ना। जिसके पास एजुकेशन नहीं रहता वो छोटी छोटी बातों में लड़ता है, जो लड़वा देता है तो वो लड़ भी जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप देख सकते हो गल्फ नेशन, मुस्लिम कंट्रियों में देख लीजिए, अमेरिका लड़ाई जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में देखिए लड़ाई जाता है, फूट उसी का ढला हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा उसने इसलिए करवाया था, हम लड़के कमजोर हो रहे हैं। या आप देख लीजिए अफगानिस्तान को तबाह किया ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इराक को देखिए, खुद इराक ईरान को लड़वाया था 1980 से 88 तक ना। कुवैत फिर 1990 में फर्स्ट गल्फ वार जो हुआ था इराक और कुवैत का, क्यों है ना, क्यों हम मुस्लिम समझ नहीं पाते, वो आपस में लड़ जाते हैं फिरके के नाम पर ना। तो क्या कोई भी समाज हो, मैं किसी हर चाहे जो भी समाज है ना, नहीं तालीम होगा, नहीं एजुकेशन होगा, वो छोटी छोटी बातों में अगर कोई अदर आके लड़ाएगा तो वो लड़के लड़ जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। या वो उस घर के कोई भी घर हो, अगर उस घर के लोग पढ़े लिखे नहीं है, अगर नहीं जानते कुछ, तो वो क्या होगा, वो घर भी अगर लड़ाई हुई तो उसको बहुत हाइपर वे में चले जाते हैं, फांसी लगा लेंगे, कूद जाएंगे, ये कैसे हो गया ना, है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। जब तालीम रहती है तो वो समझ होती है जिंदगी में हर एक चीज आती है, उसको कैसे सहना है। क्योंकि एक अच्छा इंसान वो है, जितनी भी तुम जिंदगी में प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम उसको
उस जिंदगी जो मिली है, जिंदगी भी एक नेमत है, उसको उसको लाइफ को स्ट्रगल से पाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर स्ट्रगल है तो उसको भी सहने की कोशिश करनी चाहिए, सहना चाहिए। ये नहीं कि फसरी लगा लिया तो पानी में कूद के जान दे दी है ना, ये सब गलत टोटल तरीका है। जब एजुकेशन नहीं रहेगा, नहीं समझ रहेगा, तो जो ऐसे ऐसी घटनाएं होने लगती है ना। अब मैं टॉपिक के तीसरे हिस्से की बात करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा कि इकोनॉमी, देश की जीडीपी, देश की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ गया, आपने सुना होगा ना, सुना होगा। या आपने सुना होगा देश की इकोनॉमी का स्लो डाउन हो गया, या रिसेशन आ गया है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इसमें मेनली छह छह टर्म होते हैं। जैसे जीडीपी, मान लीजिए कि सपोज दैट देश की जीडीपी की मैं बात करता हूँ, आप सब समझिए। मान लीजिए कि ये बेस ईयर मार सपोज दैट 2022-23 लेते हैं। सपोज दैट 2022-23 में सपोज दैट अभी नया बेस ईयर चेंज भी किया गया। तो बेस ईयर 2022 में हमने क्या किया, हमने 100 पैकेट ब्रेड बनाए। 100 पैकेट कितने बनाए, ब्रेड बनाए, यानी 100 पैकेट, यानी और इसको हमने बेचा 10 रुपए में। 10 रुपए में उसकी उसकी डिमांड थी, मांग थी, और हमने आपूर्ति भी की। सप्लाई में 100 बनाया, उसका आपूर्ति भी कर दिया, है ना। तो कितना जीडीपी हुआ देश का, 100 पैकेट ब्रेड बनाया प्लस 10 रुपए के बेचा, कितना हुआ, 1000 जीडीपी। 1000 देश की जीडीपी की साइज है ना। हाँ, अब उसके बाद अगले साल मान लीजिए, अब मान लीजिए कि 2022 में क्या है, 100 पैकेट बनाए हमने ब्रेड, लेकिन अब और जीडीपी 1000 थी, है ना, है ना, है ना। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे ना। तो अब मान लीजिए अगले साल क्या हुआ, हम 100 पैकेट ब्रेड ना बना के तो अब हम अगले साल क्या करें, हम 100 पैकेट ब्रेड के बजाय डिमांड बढ़ गई, तो हमने 100 पैकेट की जगह 110 पैकेट बना दिया। अब 10 रुपए का मैंने बेचा, तो जीडीपी की साइज कितना हो गई, 1100 की, 1000 से 1100 हो गई ना। तो अब ये कितना बड़ा ग्रोथ रेट कितना हुआ। 100 पैकेट बनाया था पहले मैंने 2022 में, 2023 में सपोज मैंने कितना बनाया, 110 पैकेट। कितने परसेंट वृद्धि हुई, या कितने पैकेट एक्स्ट्रा बने, 10 पैकेट एक्स्ट्रा बने, यानी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो हमने सप्लाई बढ़ा दिया था ना, तो 10% ये बढ़ा। तो इसको ये जो 10% बना, 100 से 110 बना, 100 से 110, 100 माइनस 10 करेंगे 10, यानी एक तरह से 10%। तो ये 10% का क्या था, ये ग्रोथ रेट था, है ना। अब जीडीपी को हटा दीजिए कि 1000 जीडीपी 1100 जीडीपी है, 10% का ये ग्रोथ रेट लीजिए। 100 से 110 हुआ तो कितने परसेंट की, 10% की। अब जीडीपी के साइज मैंने बोला हटा दीजिए 1000 1100 ना, तो ये 10% क्या है, ये ग्रोथ रेट बता रहा है, ग्रोथ रेट बता रहा है। अब यही चीज मान लीजिए कि अगले साल 2024 वगैरह में हमने 100 से स्टार्ट किया था, 110 बनाया। अब ये 110 से और 100 के बीच में आ गया, है ना, 100 के बीच में आ गया। तो इसे क्या कहना, स्लो डाउन बोलेंगे, है ना। हमने शुरू में 100 बनाया, फिर उसके बाद 110 बनाया, अब 110 से हम नीचे आ गए, 105 बनाया, 102 बनाया ना, या हो सकता है 100 ही बनाया। एक तरीके से मान लीजिए सीधा सीधा 105 बनाया। ये क्या हुआ, अभी हम 100 से 110 पे बढ़े थे, लेकिन अब 110 से फिर नीचे घट के 105 पे आ गए। तो इसको बोलते हैं स्लो डाउन। इसको स्लो डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लो डाउन इसको बोलते हैं, यानी जी ना, इसको स्लो डाउन बोलते हैं। अब ये दूसरा टर्म। अब तीसरा टर्म मैं बताता हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन क्या होता है। अब मान लीजिए कि आप 105 102 पे आ गए। अब वही चीज ये जो आप जो पैकेट है, आप 90 पैकेट बना लेंगे, डिमांड कम हो गई, 90 पैकेट 80 पैकेट ना, 100 से स्टार्ट किया था, अब 80 90 पे आ गए, यानी आपकी जीडीपी, आपका जो ग्रोथ रेट रहा था, आपकी जीडीपी गिरने लगी ना। यानी जब ये स्थिति लगातार 3 महीने तक हो जाए, फर्स्ट क्वार्टर तक हो जाए, यानी पहली तिमाही तक हो जाए, 3 महीने तक हो जाए, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अर्थव्यवस्था में संकुचन आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, जब 3 महीने तक ये स्थिति हो जाए, यानी फर्स्ट क्वार्टर तक या पहली तिमाही तक ना, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब चौथा मैं बात करता हूँ जो पॉइंट है, रिसेशन क्या होता है, मंदी क्या होता है। आपने सब मंदी अच्छी चीज नहीं है इकोनॉमी के लिए। अब यही चीज लगातार 6 महीने तक हो जाए, जब मैंने 3 महीने बताया था, अब यही चीज 100 पैकेट से स्टार्ट किया था, अब हम 80-90 पे ही आ गए, 80-90 पे आ गए, पैकेट बना रहे, डिमांड कम है ना, सप्लाई हम बढ़ा नहीं पा रहे। तो अब क्या हो गया, ये लगातार 6 महीने तक यह हो गया, यानी 2 तिमाही तक हो गया, सेकंड क्वार्टर तक हो गया, एक क्वार्टर में 3 महीना, सेकंड क्वार्टर तक 6 महीने तक यही बना रहा है, तो इसको बोलते हैं रिसेशन की स्थिति, मंदी की स्थिति। यानी अर्थव्यवस्था में मांग कम हो गई है। जब मांग कम हो गई है, अब मांग कम हो गई है, तो मान लीजिए किसी कंपनी में आप ब्रेड बना रहे थे, तो मांग कम हो गई, तो सर क्या करेंगे आप, जब मांग कम हो गई तो कर्मचारी इतना ढेर से जो रखे, तो उसमें छटनी करेंगे ना, छटनी करेंगे तो क्या होगा, बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। तो रिसेशन से क्या होता पैदा होता है, बेरोजगारी पैदा होती है। ये और
फिर उससे बड़ी बुरी बेरोजगारी पैदा होती है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। और उससे बुरा कंडीशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति हो जाती है। जब रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन दोनों बढ़ जाए, यानी मंदी भी और साथ में महंगाई बढ़ जाए, ये अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी स्थिति है स्टैगफ्लेशन। अब मैं 5वें पॉइंट की बात करूंगा। अर्थव्यवस्था में अवसाद आ गया, यानी डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन क्या होता है, अवसाद, जब यही चीज लगातार 1 साल तक बनी रहे तो इसको क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था में अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति आ गई, है ना। 1 साल तक यानी 4 तिमाही तक, यानी 4 क्वार्टर तक ना। हम कितना ब्रेड 100 था, 100 से 110 गए थे, फिर अब 80-90 पे लटक रहे हैं ना, 80-90 पे लटक रहे, डिमांड कम हो गई है। तो 1 साल तक लगातार बना रहेगा, 4 क्वार्टर तक, 4 तिमाही तक, तो इसे अवसाद की स्थिति बनेंगे। जब अवसाद की स्थिति बोलेंगे, जब यही चीज लगातार 2 सालों तक हो जाए, छठवां नंबर मैं बताता हूँ, दो सालों तक हो जाए, मतलब सप्लाई जो है ब्रेड की, अगर 100 से 110 था, 80-90 पे अटका हुआ है लगातार 2 सालों तक, 70 तक ना, 70 तक हो गया, बना रहे हैं, 80-90 पैकेट बनाना, 70 बनाने, तो लगातार 2 साल तक वही स्थिति है, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस। अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट आ गई। श्रीलंका में 24 वगैरह में यही आ गया था आर्थिक संकट। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बुरी स्थिति है, सबसे बेकार वर्स्ट स्थिति है ना। तो पहला क्या था, ग्रोथ रेट मैंने बताया, उसके बाद दूसरा क्या था, स्लो डाउन। तीसरा मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। चौथा मैंने क्या बताया, रिसेशन, मंदी, मंदी बोलेंगे। फिर पांचवा मैंने क्या बताया, डिप्रेशन, अवसाद अर्थव्यवस्था में। फिर छठवां क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। ये कुल 6 टर्म है। आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी नॉलेज लेने की, एजुकेशन, तालीम लेने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये सबसे अच्छी चीज़ है शिक्षा। मैंने फिर से बोलूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गरजेगा।